वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के हमारे पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। धातु को हम बोलते हैं मेटल और अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। यानी आज के हमारे जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले सवाल उठता है कि धातु और अधातु आखिर चीज़ क्या है, होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि धातु और अधातु जो होते हैं ये तत्वों के एक प्रकार है। क्या है? तत्वों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों को बोलते हैं एलिमेंट। तो धातु और अधातु क्या है? धातु और अधातु तत्वों के प्रकार हैं, एलिमेंट्स के टाइप्स। अब सवाल उठता है कि एलिमेंट क्या होते हैं या तत्व क्या होते हैं। तो तत्व की परिभाषा हम समझें कि आखिर तत्व होता क्या है, एलिमेंट अपन बोलते किसको है। तत्व ऐसे सरलतम द्रव्य हैं, ऐसे सरलतम सब्सटेंसेस हैं जिनके अणुओं में, जिनके मॉलिक्यूल्स में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों के अंदर परमाणु पाए जाते हैं और परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो पूरे संसार में जितने भी परमाणु हैं, एटम्स जितने भी हैं, वो एटम्स मिलकर के, परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं, अणु या मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार के अणु या मॉलिक्यूल तो ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, और दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सरलतम द्रव्य
जिनके मॉलिक्यूल्स में, जिनके अणुओं में सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं, ऐसे सरलतम जो द्रव्य हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको हम तत्व कहते हैं। ठीक है। अगर किसी अणु के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु पाए जा रहे हैं तो फिर हम उसको तत्व नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे यौगिक। अंग्रेजी में उसको कहेंगे कंपाउंड। ठीक है। तो यानी तत्व क्या है? तत्व ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है। अगर किसी अणु के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जा रहे हैं तो वो उसे तत्व नहीं कहते, उसे कहते हैं हम यौगिक, यानी कंपाउंड। अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। तो तत्व क्या हुए? ऐसे सरलतम सब्सटेंसेस, ऐसे सरलतम द्रव्य जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु जा पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व या एलिमेंट। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं तत्व को एलिमेंट। ठीक है। प्रकृति में, नेचर में अब तक हम लोगों ने 115 तत्वों को, एलिमेंट्स को खोज लिया है। यानी अब तक ज्ञात जो तत्व हैं, एलिमेंट्स जो हैं, उनकी संख्या है 115। और ये जो 115 तत्व हमने खोजे हैं, इन 115 तत्वों को हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं? 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है धातु। धातु को बोलते हैं मेटल, METAL, मेटल। दूसरा है अधातु, अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल, जो कि मेटल नहीं हो। और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं अर्ध धातु, अर्ध धातु। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड, METALLOIDS, मेटलॉइड्स। तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 प्रकारों में हम उसका वर्णन करते हैं। नंबर 1 धातु यानी मेटल, नंबर 2 अधातु यानी नॉन मेटल, और नंबर 3 अर्ध धातु यानी मेटलॉइड्स। अर्ध धातु या मेटलॉइड्स का मतलब है कि ऐसी धातुएं, ऐसे तत्व जिनके अंदर धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो। ठीक है। इस अध्याय के अंदर हम धातु अधातु का मुख्यतः अध्ययन करेंगे। अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम धातु, अधातु और अर्ध धातु यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के हैं, आइए इनके हम चित्रों को देखते हैं और इनके कुछ नामों को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं को यानी मेटल्स को। देखिए, मुख्य कुछ मेटल्स के यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में हम बता दें। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रकृति में जो 115 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इन 115 में से अधिकांश जो तत्व हैं, अधिकांश जो एलिमेंट्स हैं, वो अधिकांश तत्व क्या है? धातु। ठीक है। अब धातुएं कौन कौन सी हैं, उनमें जो चित्र यहाँ दिए गए वो कौन कौन से हैं? देखिए, मुख्य धातुओं के बारे में यहाँ बताया गया है। मुख्य धातु में एक सबसे मुख्य धातु है आयरन, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह होता है Fe, आयरन या फेरस। उसको हम लोहे के नाम से जानते हैं, आयरन या फेरस। पहला तत्व धातु हो गया हमारा आयरन, इसको हम फेरस भी बोल देते हैं, फेरस।
ठीक है, इस तरह का नज़र आता है ये ग्रे कलर का। ठीक है, दूसरी जो हमारी धातु है जो इस चित्र में दिखाई दे रही है वो है हमारी तांबा। तांबा, इसको हम अंग्रेजी में कॉपर बोलते हैं, और इसका चिन्ह जो होता है, निशान जो होता है, प्रतीक जो होता है वो होता है Cu, कॉपर। तीसरी धातु जो यहाँ नजर आ रही है वो सफेद कलर की चमकदार जो धातु नजर आ रही है इसके अंदर, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम प्रतीक रूप में Al से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई एल्यूमिनियम। ठीक है, चौथी धातु जो हमें यहाँ नजर आ रही है वो है Ag। Ag प्रतीक किस धातु का है? ये है चांदी, सिल्वर, चांदी का। चांदी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्वर, सिल्वर। ठीक है, और पांचवी धातु जो यहाँ पे नजर आ रही है वो साफ नजर आ रही है, ये है सोना, यानी गोल्ड। सोना, इसको हम कहते हैं गोल्ड। और सोना या गोल्ड का जो प्रतीक होता है वो होता है Au। ठीक है, यानी इस चित्र में जो धातु, 5 धातुओं के बारे में बताया गया है। एक धातु है फेरस जो इस तरह की नजर आती है, एक है तांबा यानी कॉपर, वो इस तरह की नजर आती है, एक है एल्यूमिनियम जो इस तरह नजर आती है, एक है सिल्वर यानी चांदी, इसका प्रतीक होता है Ag, वो सफेद रंग की ही नजर आती है इस तरह के। और पांचवी जो धातु इसमें बताई गई है वो है Au, यानी सोना या गोल्ड इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधातु की। इस चित्र में कुछ अधातुओं के बारे में बताया गया है। अधातु यानी नॉन मेटल। कौन कौन सी अधातुएं हैं? प्रमुख प्रमुख अधातुएं हैं, एक तो है कार्बन। यह है कार्बन, काला काला नजर आता है और इसका प्रतीक होता है C। कार्बन का प्रतीक होता है C। दूसरी जो अधातु का चित्र इसमें दिया गया है, ये जो पीला पीला नजर आ रहा है हमें, ये है सल्फर। सल्फर का चिन्ह होता है S। तीसरा जो अधातु इसमें नजर आ रहा है, ये लाल कलर का जो हमें नजर आ रहा है, ये है फास्फोरस, और फास्फोरस का चिन्ह होता है P, प्रतीक होता है P। और चौथा जो हमें नजर आ रहा है इसमें अधातु, वो है क्लोरीन। Cl इसका प्रतीक होता है, ये क्लोरीन, और कुछ पीलापन लिए हुए होती है, ये एक प्रकार की गैस होती है दरअसल। ठीक है, और पांचवा जो इसके अंदर हमें अधातु नजर आ रहा है, नॉन मेटल नजर आ रहा है, वो है आयोडीन। आयोडीन इस तरह का होता है, थोड़ा चमकदार होता है और कुछ ब्लैकिश टाइप का होता है, काला काला टाइप होता है, ये है आयोडीन। तो अधातुओं के 5 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। एक है कार्बन, एक है सल्फर, एक है फास्फोरस, एक है क्लोरीन और एक है आयोडीन। इन सब के अलावा जो अधातुओं में 2 प्रमुख गैसें भी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये गैसें भी अधातु के अंदर ही शामिल की जाती हैं। धातु और अधातु के बाद में अब हम देखेंगे किनको? अर्ध धातुओं को। अर्ध धातु यानी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? मेटलॉइड्स के अंदर यानी अर्ध धातुओं के अंदर यहाँ पे 3 प्रमुख अर्ध धातुएं या मेटलॉइड्स के चित्र दिए गए हैं। कौन कौन सी हैं ये? नंबर 1, पहला चित्र जो हमें जो दिया गया है, ये जो अर्ध धातु है, ये जो मेटलॉइड है, इसका नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन, सिलिकॉन।
कॉन। सिलिकॉन का जो प्रतीक होता है वो होता है Si, सिलिकॉन। ठीक है। दूसरा जो चित्र हमें दिया गया है अर्ध धातु का मेटलॉइड का, वो है बोरॉन। और बोरॉन जो है, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है बी, बोरॉन। और तीसरा जो हमें अर्ध धातु दिया गया है वो है आर्सेनिक। ठीक है। आर्सेनिक का जो चिन्ह होता है वो होता है AS, ए बड़ा एस छोटा। ये आर्सेनिक का चिन्ह है। अर्ध धातु या मेटलॉइड्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कुछ गुण मेटल के होते हैं यानी धातु के होते हैं, और कुछ गुण अधातु के होते हैं यानी नॉन मेटल्स के होते हैं। इनको हम अर्ध धातु बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बार बता दें कि प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से अधिकांश एलिमेंट्स जो हैं, अधिकांश जो तत्व हैं, वो धातु हैं, मेटल्स हैं। और कुछ जो तत्व हैं वो अधातु हैं यानी नॉन मेटल्स हैं। अधातुओं की संख्या है 22 के करीब अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं। और शेष जो कुछ हैं वो अर्ध धातु या मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक। हम जान चुके हैं कि जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक धातु, मेटल्स। दूसरा अधातु यानी नॉन मेटल्स। और तीसरा अर्ध धातु यानी मेटलॉइड्स। इस पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमारी चर्चा का मुख्य जो विषय है वो है धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल। इसलिए हम इस पाठ के अंदर अर्ध धातुओं की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धातुओं की और अधातुओं की। तो आइए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से के लिए हम करते हैं धातु और अधातुओं के गुणों से शुरुआत। तो आइए देखते हैं कि धातु और अधातु जो होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। जब हम धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म की बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो तात्पर्य होता है वो 2 प्रकार के गुणों से होता है। 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब होता है, 2 प्रकार के गुणों से हमारा मतलब होता है। कौन कौन से? पहला है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? भौतिक गुणधर्म या फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमारा मतलब होता है कि जो भी मेटल, नॉन मेटल जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, वो आखिर दिखते कैसे हैं, इनका मतलब दिखने में वो कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे हैं, तो ये देखते हैं हम उसमें। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है, स्टेट कैसी है। अवस्था या स्टेट का मतलब होता है कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है, किस अवस्था के अंदर वो हैं। और उनके गलनांक, गलनांक का मतलब होता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और क्वथनांक यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो कुल मिलाकर के भौतिक गुणधर्मों में हम ऐसे गुणों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि भौतिक होते हैं, जो कि हमें आसानी से दिखाई दे सकते हैं। इन गुणधर्मों में ऐसी बातें आती हैं जैसे कि वो धातु और धातु दिखते कैसे हैं, और उनकी अवस्था यानी स्टेट कैसी, वो ठोस है, द्रव है या गैस में है। उनके गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स किस प्रकार के हैं। और इसी तरह से रासायनिक गुणधर्मों के अंदर हम बात करें तो रासायनिक गुणधर्मों के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो धातु या अधातु हैं वो किन किन पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और वो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है।
किन किन बातों का, रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज कि धातु या अधातु जो भी है वो किन किन पदार्थों से अभिक्रिया करते हैं, किन पदार्थों से, किन सब्सटेंसों से अभिक्रिया करते हैं यानी रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया कैसे करते हैं, अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, कैसे अभिक्रिया कैसे करते हैं। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है। तो यानी धातु और अधातु गुणधर्मों के अंदर हम दो प्रकार के गुणधर्मों की बात करते हैं, एक तो भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी बात करते हैं हम रासायनिक गुणधर्मों की यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म में हम ये देखते हैं कि धातु या अधातु जो है वो दिखने में कैसे हैं, उनके गलनांक या क्वथनांक किस तरह के हैं, उनकी अवस्था कैसी है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है। रासायनिक गुणधर्मों के अंदर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि जो धातु या अधातु हैं वो किन पदार्थों से अभिक्रिया करती हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक गुणधर्मों की, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे रासायनिक गुणधर्मों की। आइए शुरुआत करते हैं हम धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों से। धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों को हम कुल मिलाकर के 11 मुख्य आधारों के आधार पर जब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर। धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर क्या होता है? धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर, इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो जितनी भी धातुएं हैं प्रकृति के अंदर, वो सभी धातुएं जो हैं आमतौर पर चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। उनमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, धात्विक चमक पाई जाती है। और अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुओं के अंदर ये धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर नहीं पाया जाता है। बस इसका कुछ अपवाद है। एक अपवाद है और वो क्या है? आयोडीन। अगर हम देखें आयोडीन को, तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें कायदे से मेटेलिक लस्टर नहीं होना चाहिए था, धात्विक चमक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा है। यानी आयोडीन ऐसी अधातु है जिसके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है। यानी हमारा मुख्य जो कहने का बिंदु ये है कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है, मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, और अधातु जो होती हैं उनके अंदर धात्विक चमक नहीं पाई जाती है और मेटेलिक लस्टर नहीं पाया जाता है, वो चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। इसका एक अपवाद है, वो है आयोडीन। यानी आयोडीन एक ऐसी धातु है, अधातु है, नॉन मेटल है, जिसके अंदर चमक पाई जाती है। ठीक है। आमतौर पे अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, इसके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है, मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। दूसरा बिंदु है कठोरता यानी हार्डनेस। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं, बहुत ज़्यादा कठोरता रखती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं धातुओं की अपेक्षा कठोर नहीं होती हैं, नरम होती हैं, इनमें हार्डनेस बहुत कम होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? कि जैसे कि हमने कहा कि धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। हमने क्या बोला कि धातुएं कठोर होती हैं, उसमें काफ़ी हार्ड होती हैं, उसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे लिथियम, लिथियम जिसको हम प्रतीक Li से प्रतीक इसका चिन्ह है उसे डिनोट करते हैं, सोडियम उसको Na से हम प्रदर्शित करते हैं, और पोटेशियम जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन ऐसी धातुएं हैं जो कठोर
नहीं होती हैं। आमतौर पे धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती हैं, बल्कि ये इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाहे तो हम चाकू की मदद से काट भी सकते हैं। ठीक है। दूसरा अपवाद है अधातु का। हमने कहा कि अधातुएं जो होती हैं वो अपेक्षाकृत नरम होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, कम कठोर होती हैं, नरम होती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, इसको हम हीरे के नाम से जानते हैं, हीरा, डायमंड, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का ही एक रूप है, वो सबसे ज्यादा कठोर है और वो एक क्या है, अधातु। ठीक है। यानी प्रकृति में पाया जाने वाला हीरा जो है वो अधातु होने के बावजूद प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है। तो दो अपवाद कौन कौन से हुए? अगर हम धातुओं के अपवाद की बात करें तो धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी हैं जो कि नरम होती हैं, और इतनी नरम होती है कि इनको हम चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुओं के अंदर आमतौर पर काफ़ी नरम होती है, कठोरता कम हो पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हीरा जो कार्बन का अपर रूप है और एक अधातु है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों में से सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ। नियमानुसार इसको नरम होना चाहिए था, लेकिन अधातु होने के बावजूद ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ। ठीक है। हमारा तीसरा बिंदु है आघात वर्ध्यता, मैलिएबिलिटी। आघात वर्ध्यता या मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ हम शब्द को देखें तो है आघात वर्ध्यता। आघात का मतलब होता है प्रहार, चोट पहुंचाना, और वर्ध्यता का मतलब होता है फैलना या बढ़ना। मतलब आघात वर्ध्यता का मतलब है आघात लगाने पर फैलने की जो क्षमता है उसको हम आघात वर्ध्यता कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि धातुएं जो होती हैं उनके अंदर आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। यानी अगर हम धातुओं को पीटें तो वो फैलेंगी और फैला करके हम उनकी चादरें बना सकते हैं। धातुओं की चादरें बनाई जा सकती हैं, चादर बनाई जा सकती है। ठीक है। यानी धातुओं के अंदर आघात वर्धता का गुण पाया जाता है, यानी उन्हें अगर हम पीटें तो पीट पीट कर हम उनकी चादरें बनाई जा सकती है, उन्हें चादरों के रूप में बदला जा सकता है। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुएं जो होती हैं आघात वर्ध्य नहीं होती है, मैलिएबल नहीं होती हैं, उनके अंदर आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, मैलिएबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब ये है कि अगर हम अधातुओं को पीटना लग जाएं तो अधातु भंगुर होती हैं, वो चादर के रूप में बदलेंगी नहीं, बल्कि वो बिखर करके टूट जाएंगी। अब यहाँ हम आपको बता दें कि सोना और चांदी, सोना यानी गोल्ड, यानी जिसको हम AU से प्रदर्शित करते हैं, और चांदी यानी AG, सिल्वर, ये दो ऐसी धातुएं हैं जिनके अंदर आघात वर्ध्यता का यानी मैलिएबिलिटी का गुण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक आघात वर्धी होती है ये। और आपने देखा होगा कि इनकी बहुत पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। और इनमें जैसे सिल्वर की जो चादर है उसका एक रूप आपने मिठाइयों में भी देखा होगा, जब आप मिठाइयाँ लाते हैं खरीद करके बाजार से, उन मिठाइयों पे एक पतली परत चढ़ी हुई होती है, वर्क चढ़ा हुआ होता है, तो ये जो वर्क होता है ये सिल्वर का वर्क होता है। ठीक है। सोना और चांदी जो है ये काफ़ी आघातवर्धित धातुएं हैं, और इनको पीट पीट करके बहुत पतली पतली चादरों के रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक। हमारा चौथा बिंदु है तन्यता, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तन्यता या डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है?
तन्यता या डक्टिलिटी से हमारा तात्पर्य है तार खींचने की क्षमता। तार खींचने की क्षमता। तन्यता या डक्टिलिटी का मतलब होता है तार खींचने की क्षमता। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, यानी डक्टाइल होती हैं। अधिकांश धातुएं तन्य यानी डक्टाइल होती हैं, यानी इन धातुओं से, अधिकांश धातुओं से हम तार खींच सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधिकांश जो अधातु हैं उनके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, वो तन्य नहीं होती हैं, उनके जो है तार नहीं बनाए जा सकते हैं। बल्कि अधातुएं जो हैं वो भंगुर किस्म की होती हैं। भंगुर को बोलते हैं हम ब्रिटल। भंगुर या ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर हम उनके ऊपर प्रहार करें, उन्हें हम तार बनाने की कोशिश करें, उन पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाएं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बिखर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धातुएं जो हैं वो तन्य होती हैं, उनमें डक्टिलिटी पाई जाती है, उनके तार खींचे जा सकते हैं। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो डक्टाइल नहीं होती हैं, उनके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, उनके हम तार नहीं खींच सकते हैं। और अगर हम बात करें सर्वाधिक तन्य धातु की, हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु, यानी ऐसी धातु जिसके सबसे आसानी से तार खींचे जा सकते हैं, वो धातु है सोना। इसको हम बोलते हैं गोल्ड। सोना या गोल्ड, इसको हम प्रतीक रूप में क्या लिखते हैं, AU। AU जो है ये प्रतीक है सोने का। केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर सोने को जब भी हम प्रदर्शित करते हैं AU से प्रदर्शित करते हैं। तो सोना एक ऐसी धातु है जो कि सर्वाधिक तन्य होती है, सर्वाधिक डक्टाइल होती है। और ये इतनी अधिक तन्य या डक्टाइल होती है कि अगर हम 1 ग्राम सोना लें तो इस 1 ग्राम सोने से हम करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक। अब अगर हम अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुएं के बारे में हमने बताया कि अधातु जो होती हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। अगर उनके हम तार बनाने की कोशिश करें तो वो छोटे छोटे भागों में बिखर जाते हैं। अधातुओं को उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कोयला है। अगर हम कोयले के तार, क्या कोयले के तार बनाए जा सकते हैं? ठीक है। और अगर हम बात करें सल्फर की, क्या सल्फर के तार बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि धातु जो है वो तन्य होती हैं, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, उनसे तार खींचे जा सकते हैं। जबकि अधातु जो होती हैं तन्य नहीं होती हैं, उनसे तार नहीं खींचे जा सकते, वो भंगुर होती हैं, ब्रिटल होती हैं। अगर हम उनके तार बनाने की कोशिश करेंगे भी तो वो छोटे छोटे भागों में बिखर जाएंगे। हमारा 5वां बिंदु है ऊष्मा की सुचालकता, कंडक्टिविटी ऑफ हीट। यहाँ हम आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी बेस्ट कंडक्टर होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक, यानी कंडक्टर होती हैं, सुचालक होती हैं। मतलब ये है कि इसके लिए हमें प्रयोग बताएं, प्रयोग करके दिखाते हैं हम आपको कि मान लीजिए हम एक धातु की रॉड लेते हैं। इस धातु की रॉड को हम एक स्टैंड के ऊपर कस देते हैं और इसके एक सिरे को हम गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि हम एक सिरे को गर्म कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 पूरी की पूरी जो रॉड है वो पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाती है, जबकि हमने गर्म किया था इस वाले सिरे को। जबकि गर्म हुआ पूरा, धीरे 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 पूरा का पूरा जो रॉड था वो गर्म हो गया। यानी कुल मिलाकर की बात यह है कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं।
जबकि अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं, वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। ठीक है। अगर हम ऊष्मा की सुचालकता की बात करें तो धातुओं के अंदर भी चांदी, यानी जिसको हम सिल्वर बोलते हैं और जिसका प्रतीक है Ag, और तांबा, यानी कॉपर Cu, और एल्यूमिनियम इसका प्रतीक है Al। चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम, Ag, Cu और Al, ये जो धातुएं हैं वो ऊष्मा की बेस्ट कंडक्टर है, ऊष्मा की सबसे ज़्यादा सुचालक है। ठीक है। इसलिए हम इनका प्रयोग बर्तन बनाने में इनमें भी करते हैं। हालांकि चांदी के बर्तन कम बनाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक। छठा बिंदु है विद्युत सुचालकता, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हम आपको बता दें कि धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर होती है। ठीक है। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की कुचालक होती हैं। ठीक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी अगर हम धातु के तार का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर बिजली यानी करंट जो है वो प्रवाहित होगा, लेकिन अगर हम अधातु के इस्तेमाल करें तो अधातुओं के अंदर विद्युत जो है, बिजली जो है वो प्रवाहित नहीं होती। अगर धातुओं में हम बात करें तो सर्वाधिक जो सुचालक होती है, बेस्ट कंडक्टर जो होती है, वो होती है चांदी, Ag। चांदी के अलावा तांबा भी विद्युत का सुचालक होता है, तांबे को लिखते हैं Cu। चांदी और तांबा जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए आमतौर पे इनके हम तारों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चांदी के तारों का इस्तेमाल न के बराबर करते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है। अक्सर हम तांबे के तारों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये विद्युत की सुचालक होती है। अधातुओं की अगर हम बात करें तो अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। ठीक है। यानी अगर हम अधातुओं का इस्तेमाल करें तो विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पे एक अपवाद जरूर है, अपवाद है ग्रेफाइट। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो कि एक अधातु है, कार्बन का एक अपर रूप है। ये अधातु होने के बावजूद नियमानुसार तो इसको विद्युत का सुचालक नहीं होना चाहिए, लेकिन अधातु होने के बावजूद ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का कंडक्शन करती है, विद्युत का संचालन करती है। ठीक है। तो अधातु में ये हमें अपवाद को याद रखने की आवश्यकता होगी कि यद्यपि धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, तथापि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि विद्युत की सुचालक होती है, उसके अंदर बिजली प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। और सुचालन की बात करें हम तो चांदी यानी Ag और तांबा विद्युत की सुचालक है। चांदी सर्वाधिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक। सर्वाधिक सुचालक धातुओं में से एक मानी जाती है चांदी, लेकिन क्योंकि काफ़ी महंगी होती है इसलिए हम इसके तारों का इस्तेमाल कम करते हैं। हमारा सातवां बिंदु है ध्वनिकता, सोनोरसनेस। यहाँ हम आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं वो सोनोरस होती हैं, ध्वनिक होती हैं। ध्वनिकता या सोनोरसनेस का मतलब क्या होता है कि किसी सतह से टकरा करके आवाज़ करना, ध्वनि बनाना। तो धातुएं जो होती हैं किसी भी कठोर सतह से टकरा करके ध्वनि पैदा करती हैं, यानी
ध्वनि, इसमें ध्वनिकता होती है और सोनोरस होती है धातुएं, ठीक है। जबकि अधातु की अगर हम बात करें तो अधातु किसी भी कठोर सतह से अगर टकराएगी तो वो ध्वनि पैदा नहीं करेगी, ठीक है। यानी धातुएं सोनोरस होती हैं, ध्वनिकता उनमें होती है, जबकि अधातुएं जो होती हैं सोनोरस नहीं होती हैं, उनमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम देखें तो जैसे स्कूलों के अंदर घंटी होती है, बेल होती है, वो हमेशा धातु की बनी हुई होती है, क्योंकि उसमें जैसे हम किसी भी कठोर सतह से प्रहार करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में साउंड पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है। यानी धातुएं जो होती हैं सोनोरस होती हैं, उनमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, यानी कठोर सतह से टकरा करके वे ध्वनि पैदा करती हैं। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो ध्वनिकता का गुण नहीं रखती हैं, उन्हें वो कठोर सतह से अगर टकराएं तो ध्वनि पैदा नहीं होती, ठीक। हमारा 8वां बिंदु है रंग। अगर हम रंग की बात करें तो हम आपको बता दें कि दो धातुओं को छोड़ करके, कौन सी दो धातुएं आमतौर पे, सोना यानी Au और तांबा, इसको हम कापर बोलते हैं, कॉपर यानी Cu। सोना और तांबा, इन दो धातुओं को छोड़ करके अधिकांश जो धातुएं हैं वो ग्रे कलर की होती हैं, ग्रे यानी सलेटी कलर की होती हैं। अधिकांश धातुएं जो हैं सोना तांबे को छोड़ करके अधिकांश जो धातुएं होती हैं वो ग्रे कलर की होती हैं, यानी सलेटी रंग की होती हैं। जबकि अगर हम बात करें अधातुओं के रंग की तो अधातुएं जो हैं वो अलग अलग रंगों में पाई जा सकती हैं, इनके अलग अलग रंग पाए जाते हैं, अलग अलग रंग हो सकते हैं, ठीक। धातुएं जो हैं सोना चांदी, सोना और तांबे को छोड़ दें तो अधिकांश जितनी भी धातुएं हैं उनका कलर ग्रे होता है, सलेटी होता है। लेकिन अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुएं जो हैं अलग अलग रंगों की हो सकती हैं। जैसे हम बात करें सल्फर की, सल्फर एक धातु है और हम जानते हैं सल्फर कैसी होती है, पीले रंग की, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें कार्बन की, कार्बन कैसा होता है, काले रंग का, ठीक है। इसी तरह हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन कैसा होता है, पीलापन लिए हुए होती है ना, क्लोरीन जो गैस होती है वो अधातु है और पीलापन लिए हुए होती है, पीलापन होता है उसके अंदर। इस तरह से हम बात करें फास्फोरस, फास्फोरस कैसा होता है, फास्फोरस का रंग अभी हमने देखा था शुरुआत में, लाल रंग का होता है फास्फोरस। इसी तरह से हम बात करें ब्रोमीन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो एक धातु है इसका रंग कैसा होता है, ऑरेंज, नारंगी, ठीक है। कुल मिला के बात यह है, अगर हम रंग की बात करें धातुओं और अधातुओं के, तो रंग की दृष्टि से अधिकांश जो धातुएं हैं सोना और तांबे को छोड़ करके, सोना और कॉपर को छोड़ करके वो सभी ग्रे होती हैं, सलेटी होती हैं। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं, जैसे सल्फर पीला होता है, कार्बन काला होता है, क्लोरीन भी पीलापन लिए हुए होती है और फास्फोरस लाल रंग का होता है, ब्रोमीन ऑरेंज रंग का होता है, यानी नारंगी रंग का होता है, ठीक है। हमारा 9वां बिंदु है घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं इनका घनत्व अधिक पाया जाता है। धातुओं की डेंसिटी या धातुओं का जो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें अधातुओं की तो अधातुओं का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो धातुओं से कम पाई जाती है, अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। अब इसका कुछ अपवाद है, जैसे हमने कहा कि धातुओं का घनत्व अधिक पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है। वो अपवाद क्या है, वो है लिथियम, लिथियम जिसको हम Li से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम, सोडियम,
जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं, पोटेशियम जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व कम होता है। ठीक है, इन धातुओं को हम चाकू से भी काट सकते हैं, घनत्व इतना कम होता है, कठोरता इतनी कम होती है। घनत्व कम होने के कारण इनकी कठोरता भी कम हो जाती है। ठीक है, तो घनत्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। बस इसका कुछ अपवाद है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों धातु होने के बावजूद इनका घनत्व कम होता है। नियमानुसार तो अधिक होना चाहिए क्योंकि धातुओं का घनत्व अधिक पाया जाता है, लेकिन ये ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व जो होता है कम होता है। ठीक, हमारा 10वां बिंदु है गलनांक व क्वथनांक। यहाँ हम आपको बता दें कि धातुएं जो होती हैं उनका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है धातुओं का। जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें, अधातु की अगर हम बात करें तो इनका गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो कैसा होता है, कम होता है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि हमने कहा कि धातुओं का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, अधिक नहीं होता है, कम होता है। अब ऐसी धातुएं कौन कौन सी हैं, देखिए, वो है सोडियम जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं, पोटेशियम जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, सीजियम, गैलियम, मरकरी, मरकरी को हम बोलते हैं पारा। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। गलनांक का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पर वस्तु गलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, आमतौर पे धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, मरकरी ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक व क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। इतना कम होता है कि कुछ धातुएं जैसे गैलियम और सीजियम तो ऐसी हैं जिनको हथेली पे रख दे तो भी वो पिघल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अधातुओं की अगर हम बात करें तो अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक कम होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, वो है हीरा। हीरा एक ऐसी अधातु है जिसका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, हालांकि अधातुओं का कम होना चाहिए। हीरा एक अधातु है, कार्बन का अपर रूप है ना हीरा, तो हीरा वैसे तो एक अधातु है और नियमानुसार अधातुओं का जो गलनांक व क्वथनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होना चाहिए, लेकिन हीरा एक ऐसी अधातु है जिसका गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी अधिक होता है। अब हम बात करेंगे हमारे 11वें और अंतिम बिंदु पर, वो है सामान्य ताप पर अवस्था, स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी सामान्य ताप पर स्टेट कैसी रहती है, अवस्था कैसी रहती है, क्या वो ठोस होती है, गैस होती है, द्रव होती है। तो हम बात करें अगर स्टेट की यानी अवस्था की, वो भी रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य ताप पर, तो हम आपको बता दें कि धातुएं जो होती हैं, जितनी भी धातु होती हैं वो सामान्य ताप पर यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसी होती हैं, ठोस होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर, सामान्य ताप के ऊपर ठोस अवस्था में पाई जाती है, सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है, वो है मरकरी यानी पारा।
मरकरी, तो हम पारा भी कह देते हैं, पारा। मरकरी या पारा ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर ठोस नहीं होती है बल्कि द्रव होती है। ठीक है, अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं? रूम टेम्परेचर पर ठोस। लेकिन मरकरी या पारा ऐसी धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर ठोस नहीं होती है बल्कि द्रव अवस्था में होती है। तो एकमात्र द्रव धातु की अगर हम बात करें तो वो होती है मरकरी या पारा। इसी तरह से अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातु जो होती हैं, जितनी भी अधातु हैं, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं। ये ठोस भी हो सकती हैं, ये द्रव भी हो सकती हैं और ये गैस के रूप में भी हो सकती हैं। ठीक है, ठोस के रूप में कैसे हो सकती हैं? जैसे सल्फर, ठोस के रूप में जैसे सल्फर, सल्फर एक धातु है और ठोस के रूप में पाई जाती है। द्रव की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन, जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर गैस की हम बात करें तो जितनी भी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ऐसी अधातुएं हैं जो सामान्य ताप के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कुल मिला के बात यह कि अगर हम सामान्य ताप पर, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर धातु और धातुओं की स्टेट की बात करें, उनकी अवस्था की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, सिवाय मरकरी या पारे के। ठीक है, और अधातुएं जो होती हैं रूम टेम्परेचर पर तीनों ही अवस्था में पाई जा सकती हैं। वो ठोस भी हो सकती हैं, वो द्रव भी हो सकती हैं, वो गैस भी हो सकती हैं। ठीक है,